हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस की हिंदी मीडियम की वर्कशीट करने जा रहे हैं। वर्कशीट नंबर 67, जिसका टॉपिक है जीव जनन कैसे करते हैं। लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में जनन की वह विधि जिसमें दो जनकों से, दो जनक मीन्स नर और मादा, ठीक है, दोनों से नई संतति उत्पन्न होती है। यहाँ युग्मकों में क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है। नर युग्मक में और मादा युग्मक में दोनों में क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है। कितनी? 23। पर जब नया जीव विकसित होता है तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? 46। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो जनकों से युग्मकों की नई संतति उत्पन्न होती है और युग्मकों में क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है, जो मिलकर एक नए जीव में विकसित होते हैं। अब लैंगिक जनन है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है? लैंगिक जनन दो युग्मकों के संलयन से होता है। अभी हमने पढ़ा नर और मादा दोनों से मिलकर बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, संतति में गुणों की विभिन्नता को बढ़ावा मिलता है। गुणों की विभिन्नता को बढ़ावा कैसे मिलता है? क्योंकि नर और मादा दोनों के अपने अपने गुण हैं। या तो नए जीव में नर के गुण आएंगे या मादा के आएंगे, या दोनों के मिले जुले गुण आएंगे। तो इससे गुणों की विभिन्नता, दोनों गुणों में जो नया जीव होगा उसमें गुण अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, और सेम भी हो सकते हैं। इसमें नए गुणों का संयोजन होने के कारण यह नई स्पीशीज की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नए गुणों का संयोजन हो रहा है इसमें, ठीक है। थर्ड है, इसमें विभिन्नता आती है जो विकास के लिए आवश्यक है। ये तीनों इसके महत्वपूर्ण, लैंगिक जनन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विभिन्नताएं आती हैं और नए गुणों का संयोजन होता है, और जो विभिन्नता आती है वो विकास के लिए आवश्यक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो एक पुष्प को क्या कहते हैं, एक लिंगी कहलाते हैं। या तो उसमें नर होगा या उसमें मादा, पुंकेसर होगा या स्त्री केसर, दोनों में से एक ही जननांग होगा तो हम क्या कहेंगे उसे? एक लिंगी। जैसे कि पपीता और तरबूज। जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उभयलिंगी। जैसे गुड़हल और सरसों। अब जो जननांग है पुष्प में, वो पुंकेसर क्या होगा? नर जननांग, और स्त्री केसर क्या होगा? मादा जननांग। पुंकेसर क्या करते हैं? परागकण बनाते हैं, तथा स्त्री केसर में क्या होता है, ये 3 भागों से मिलकर बना है। जो ये बीच वाला पोर्शन है ये स्त्री केसर का है, ठीक है। आधार का फूला हुआ भाग नीचे की तरफ, ये जो फूला हुआ भाग है, ये वाला भाग है, ये नीचे वाला फूला हुआ भाग अंडाशय, मध्य में वर्तिका और शीर्ष में वर्तिकाग्र, ठीक है, जो कि चिपचिपा होता है। इसके बाद है अंडाशय में, जो अंडाशय हमने बनाया था, ये अंडाशय था, ठीक है। इस अंडाशय में अंदर क्या होता है? अंड कोशिका से ये संलेत होता है। अंडाशय में बीजांड होते हैं, अंदर बीजांड, ठीक है। प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। परागकण के द्वारा, परागकण किसमें थे? नर भाग में। परागकण के द्वारा उत्पादित नर युग्मक जो होता है अंडाशय की अंड कोशिका से आकर संलित मतलब जुड़ जाता है, मिल जाता है। जनन कोशिकाओं के इस युग्मक या निषेचन से क्या बनता है? युग्मनज, जिससे नए पौधे में विकसित होने की क्षमता होती है। इसके बाद है, आगे हम पढ़ेंगे परागकणों का। परागकण किसमें थे? नर भाग में, ठीक है। परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र हमने मादा भाग पढ़ा था, पुंकेसर हमने नर भाग पढ़ा था। तो पुंकेसर से, नर भाग से मादा भाग तक स्थानांतरण परागकण कहलाता है, ठीक है। यदि परागकणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, सेम पुष्प के वर्तिकाग्र पर होगा तो स्वपरागण कहलाएगा। परंतु यही अगर दूसरे पुष्प पर होगा
दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर होगा तो क्या होगा, वो पर परागण कहलाएगा। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? या तो वायु, जल या फिर प्राणी जैसे वाहक द्वारा संपन्न होता है। इसके बाद है परागकणों के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात, जब परागकणों के वर्तिकाग्र पर पहुंच गए परागकण तो क्या होगा, नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। वहां पर पहुंचने के लिए एक नलिका विकसित होती है, ठीक है, तथा वर्तिका से होती हुई बीजांड तक वो नलिका पहुंचती है जहां पर भ्रूण का विकास हो जाता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है, वह बीज में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद जो अंडाशय है वो तीव्रता से वृद्धि करने लगता है और परिपक्व होकर फल बना देता है। उसके बाद जो बाह्य दल थे, जो बाहर के पोर्शन थे, बाह्य दल थे, पंखुड़ी थी, पुंकेसर नर भाग था, वर्तिका या वर्तिकाग्र मादा भाग, दो सारे क्या करते हैं, मुरझाकर गिर जाते हैं। बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है जो कि उपयुक्त परिस्थितियों में आकर विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, अंकुरण। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। लैंगिक जनन किस प्रकार विभिन्नताएं उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर होगा लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक के निषेचन से लैंगिक जनन होता है। ये हमने पढ़ा ही था, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के मिलने से निषेचन होता है। ठीक है, इसमें नर और मादा दोनों के गुण होते हैं, इसीलिए लैंगिक जनन विभिन्नताएं उत्पन्न करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन है लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हमने यहीं पर देखा था, लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है। ये तीनों इसके पॉइंट्स लिख देंगे, ये हमारे आंसर नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, एक लिंगी एवं उभयलिंगी पुष्पों के उदाहरण। तो यहाँ हमने पढ़ा था एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं, एक लिंगी पुष्प होते हैं जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक ही जननांग होता है, उसे एक लिंगी कहते हैं, जैसे पपीता और तरबूज। और पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, उसे उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है, जैसे गुड़हल या सरसों। तो ये हो गया थर्ड का आंसर। इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ, स्वपरागण एवं पर परागण में अंतर। तो स्वपरागण हमने पढ़ा था कि जब परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो स्वपरागण कहते हैं, और जब एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरण होते हैं तो हम उसे पर परागण कहते हैं। ये हमारा फोर्थ का आंसर होगा। इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन है अंकुरण क्या है? तो यहाँ हमने पढ़ा था अंकुरण के बारे में, बीज में जो भावी पौधा या भ्रूण होता है वो उपयुक्त परिस्थिति आने पर विकसित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंकुरण। ठीक है, इसके बाद है बीज तथा फल कैसे बनते हैं? बीज तथा फल कैसे बनते हैं, इसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, एक पुष्प से लेके ये पूरा, ये फिफ्थ का आंसर है। ठीक है, पहले अंकुरण के बारे में लिख देंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, ये हमारा फिफ्थ का आंसर है। तो आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।